हे गाइस, मैं हूँ इकबाल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी 2024 के न्यू सिलेबस में कुछ बदलाव आए हैं, जिसमें यूनिट 10 में जो आयोग थे उनको हटाकर अनुसूचित जनजातियों को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी संबंध बाबत हमने एक ये वीडियो बनाया है ताकि आपको पूरा कंप्लीट अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसे कंप्लीट कराया जा सके। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजातियाँ यूनिट 10 जो है वो इसमें दिखाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। ठीक है, इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है ये भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ उनका भौगोलिक विस्तार, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतु जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियों से संबंधित कल्याण से संबंधित उनकी योजनाएँ, ठीक है, उनकी संस्कृति, परंपराएँ, विशिष्ट कलाएँ, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, ये सब हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, जनजातियों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, ठीक है, और प्रमुख जनजाति जो व्यक्तित्व हैं जैसे भीमा नायक, संजय भी, ठीक है, इन सब के बारे में, प्रमुख संस्थान इनसे संबंधित, ठीक है, संग्रहालय, प्रकाशन, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट से चूँकि 7 से 8 क्वेश्चन लगभग आने की संभावना रहेगी, तो ये जो यूनिट है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस यूनिट को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसकी पार्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरीके से मैं इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू-न्यू अपडेट्स इससे मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी मध्य प्रदेश मैप की तरफ। सबसे पहले देखिए, मैंने मध्य प्रदेश का एक मैप दिखाया हुआ है, ठीक है? जिसमें आपको सबसे पहले जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, ठीक है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी आपको भौगोलिक स्थिति को जानना होगा, ठीक है? सबसे पहले अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जो भाग है, ठीक है? और ये हमारा ये उत्तरी भाग हो गया, ठीक है? ये हमारा बीच का मध्य भाग हो गया, ठीक है? ये हमारी नर्मदा के दोनों ओर का भाग हो गया, ठीक है? और ये हमारा दक्षिणी भाग हो गया, ठीक है? ये हमारा पूर्वी भाग हो गया मध्य प्रदेश का, ठीक है? और ये हमारा उत्तर-पूर्वी भाग हो गया, ठीक है? तो इस संदर्भ में अपनी जनजातियों को देख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भील जनजाति और उसकी जो उपजातियाँ हैं, ठीक है? वो सब कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, ठीक है? उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे बंजारा जो है वो निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है? और यहाँ पे भी बंजारा जनजाति पाई जाती है, ठीक है? मध्य प्रदेश के मतलब राजस्थान वाले भाग में, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर, ठीक है? और अगर हम मध्य प्रदेश के उत्तर वाले भाग में देखें तो यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है? इस एरिया में शिवपुरी, दतिया, श्योपुर ये सब जिले आते हैं, ठीक? वहीं हम अगर देखें तो पूर्वी क्षेत्र में अगर पूर्वी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोल जनजाति पाई जाती है, ठीक है? जो कि सीधी और सिंगरौली में लगभग पाई जाती है, ठीक है? वहीं हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नर्मदा के दोनों किनारों पर। तो मध्य प्रदेश जो नर्मदा है, नर्मदा के दोनों किनारों पर गोंड जनजाति पाई जाती है। गोंड जनजाति, ठीक है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है? नर्मदा नदी के यहाँ पे देखिए विंध्याचल पहाड़ी और यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है? और इस वाले भाग में जहाँ पे बैतूल है, खंडवा है, यहाँ पे जो दोस्त पाई जाती है, कोरकू जनजाति पाई जाती है, कोरकू जनजाति, ठीक है? छिंदवाड़ा वाले भाग में भारिया जनजाति पाई जाती है, ठीक? भारिया छिंदवाड़ा की जो पातालकोट है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है? और यहीं हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बैगा जनजाति पाई जाती है, ठीक है? बैगा जनजाति मतलब शहडोल, अनूपपुर वाले भाग में बैगा जनजाति पाई जाती है। अन्य मतलब अन्य जो जनजाति हैं, यहाँ पे पनिका भी पाई जाएगी, मुड़िया भी पाई जाएगी, ठीक है? और उरांव भी पाई जाएगी। तो इस प्रकार से और जहाँ तक हम बात करें किसकी? ये मध्य वाले भाग की, ठीक है? मतलब जहाँ पे भोपाल, रायसेन और तो पार यहाँ पे पारधी जनजाति पाई जाती है, ठीक है? वहीं अगर हम यहाँ पे सागर में देख लें, तो सागर, टीकमगढ़, तो यहाँ पे सौर जनजाति पाई जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से जनजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश में है, ठीक है? मतलब मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, अलग-अलग स्थल, अलग-अलग भाग में निवास करते हैं, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में, ठीक है? देखिए, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला
राज्य, मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय संख्या पाई जाती है, ठीक है। और प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% जनजाति यहाँ पे निवास करती है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा भील, गोंड, कोल, ठीक है, भाइया, कोरकू, ये सब यहाँ पर मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। अब यहाँ की जो या अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखें, एसटी की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत देखें, तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है। अब वहीं हम सिर्फ जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या के क्रम में धार सबसे फर्स्ट आता है, ठीक है। वहीं सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला अगर हम जिला देखें तो भिंड है। अगर सिर्फ हम जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या में भी कौन आता? भिंड ही आता, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिए, यहाँ से काफी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिए। और इसके बाद 1950 में भारतीय संविधान में से शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और जो आदिवासी जनजातियों को जो आदिवासी सबसे पहले जो शब्द प्रदान किया था, वो सबसे पहले अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने किया था, ठीक है। और इन्हें आदिवासियों का मसीहा बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने आदिवासियों की आदिवासियों की विकास के लिए, ठीक है, काफी काम किए, ठीक है। इन्हें ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। ये जो है धार है, अलीराजपुर और ये झाबुआ। एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो धार का जो एरिया है वो बड़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी की पाई जाती है, ठीक है। वहीं पे अलीराजपुर जो है एरिया में छोटा है, और इस कारण से यहाँ पे प्रतिशत में सबसे ज्यादा एसटी पाई जाती है, ठीक है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 2011 का जो सेंसस है, उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां कहाँ पे निवास करती है? भारत के मध्य प्रदेश में निवास करती है। प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? धार है, 12,22,814, ठीक है। और तीसरा फैक्ट हमारा, मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियों में क्रमशः भील, गोंड और कोल शामिल है, ठीक है। भील जो है सबसे ज्यादा जनजाति वाला है और सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। वहीं अगर गोंड की बात करें तो सामूहिक दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। गोंड जो है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके संबंध में अब आयोग की बारे में बात करें। अधिनियम 2003 के द्वारा 89वें संविधान संशोधन के तहत 19 फरवरी 2004 को पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर ली गई थी, ठीक है। और इस संबंध बाबत 338A भाग 16 में जोड़ दिया गया था, और इस अब आयोग जो था वो संवैधानिक बन गया, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी 1978 में सबसे पहले एससी एसटी आयोग बना, लेकिन ये गैर संवैधानिक था। फिर उसके बाद 1987 में, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा क्रम कर दें आप, 1987 में नेशनल, इसका नाम मतलब नाम परिवर्तित कर दिया गया, नेशनल कर दिया गया, नेशनल एससी एसटी आयोग कर दिया गया। फिर उसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा करार देने के लिए 89वां संविधान संशोधन किया गया, और 2004 में पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 में अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया, ठीक। इतना हमें बस फैक्ट के रूप में याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यह आयोग संयुक्त रूप से मौजूद था जो कि गैर संवैधानिक था। सबसे पहले 1978 में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी भारत सरकार की संकल्प द्वारा। गैर संवैधानिक आयोग बनाया गया था, ठीक है। 1987 में आयोग का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। अब इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 342 देखते हैं, ठीक। अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां यह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल के परामर्श के बाद
मतलब जहाँ पे राज्य है वहाँ पे राज्यपाल का परामर्श लेना आवश्यक है, ठीक है। और इसकी सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति समुदायों और या इनके किसी हिस्से या समूह को निर्दिष्ट कर सकता है, तो किसी को घोषित कर सकता है कि ये जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं या नहीं, ठीक है। इस संबंध बाबत ये आर्टिकल का प्रावधान संविधान में किया गया है, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 है ये बोलता है कि संसद कानून द्वारा खंड 1 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। मतलब इसे अधिकार है कि वो जनजाति को शामिल भी कर सकती है या बाहर भी कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 366(25) में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। बस हमें इतना ध्यान रखना, परिभाषा दी गई है, ठीक है। इनकी एक विशेष भूषा, विशेष आभूषण, विशेष रहन सहन होता है, ठीक है। तो ये इनकी परिभाषा हो जाती है, ठीक है। और आर्टिकल 342 में अगर देखें तो इनका वर्णन किया गया है। ये 2 फैक्ट हमें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं आयोग के बारे में। आयोग के बारे में अभी हमने चर्चा की है कि एक्ट 2003 के द्वारा 2004 में 19 फरवरी 2004 को संवैधानिक आयोग 89 संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत संवैधानिक आयोग की स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो ये गठन नहीं है, ये है एक्ट है ये, ठीक है। 89 संविधान संशोधन किया गया 19 फरवरी 2004 में और 338 ए जोड़ दिया गया, ठीक है। और वहीं पे अगर हम आर्टिकल 338 की बात करें तो ये एससी आयोग से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखें। अब बात करते हैं आयोग की संरचना। आयोग जो है वो संवैधानिक है, ठीक है। पहले गैर संवैधानिक था, वर्तमान 2004 के बाद जो है 2004 से ये कैसा हो गया, संवैधानिक हो गया, ठीक है। भाग 16 में निर्दिष्ट अनुच्छेद 338 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ठीक। एक यह आयोग संवैधानिक निकाय है, ठीक। और भारत सरकार की सामाजिक एवं न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, ठीक। ये इतनी जानकारी मैंने आपको दे दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। पार्ट 2 जरूर देखें ताकि आपको आगे की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।